बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है और वीकेंड अंदाज़ा जब आप घर से निकले तभी से हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक सैटरडे को कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह की छुट्टी होती है, बहुत सारे ऑफिस भी बंद होते हैं और हमारा ऑफिस खुला होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके साथ बैठ के खबरें भी डिस्कस करनी होती हैं। खैर, खबरों की तरफ आएंगे, हम खबरों से आगाज़ करेंगे और 11 बजे जिनकी बर्थडे उनको भी विश करेंगे। अच्छा जी, अभी हमने चलना है जी अपनी आज की खबरों की तरफ। तो टॉप स्टोरीज क्या हैं? 142 अमलाक को किया गया है सरबमोहर, 21 ट्रक तजावुजात का सामान कब्जे में ले लिया गया। कैसर खोकर साहब और दुरे नायाब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है आप? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। तजावुजात और 142 अमलाक को सील किया गया। अच्छा जी, अच्छी चीज़ ये है कि वो जो हम कहते थे फॉलोअप होना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर होना चाहिए, वो अब हो रहा है और रूटीन मेरे ख्याल से आज तीसरा चौथा दिन है, हर रोज़ ये तजावुजात की खबर और आज फिर लीड स्टोरी लगी हुई है, तो इसका मतलब बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बस्साम सुल्तान की खबर है जी, गैर कानूनी बिल बोर्ड का भी सफाया किया गया है, 300 फ्लैग्स हटाए गए हैं, FIR का इंदिराज भी हुआ है, 21 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त कर लिया गया। जी है ना, मैं बताऊं कि जो जब टीम जाती है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या बल्दिया की जो तजावुजात हटाने के लिए, तो फौरी तौर पर वो रेडी वाले जो हैं, वो जो दुकानदार हैं, वो अपने थड़े पीछे कर लेते हैं। जब वो टीम चली जाती है वो दोबारा फिर उसी जगह लगा लेते हैं। अभी मैं सुबह टाउनशिप बाजार से गुजर रहा था, तो ये देखें आप, सड़क के अंदर जो है ना लोगों ने तजावुजात बनाई हुई हैं, थड़े बनाए हुए हैं, मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई हुई है। आप अनारकली चले जाएँ सेकंड टाइम में 12 बजे के बाद अनारकली चले जाएँ, तो अनारकली जो नई नारकली का मेन बाजार है वो बंद है। वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर सड़क के ऊपर पार्किंग है और सड़क के बाहर जो है ना दुकानदारों ने थड़े बनाए हुए हैं। और असल में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी हुक्म दिया हुआ है कि जो तजावुजात को हटाना कोई मसला नहीं है, लेकिन तजावुजात के हटाने के बाद उनको बरकरार रखना भी मसला है। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हुक्म दिया हुआ है DC को, तमाम अजला के DC को, DC लाहौर को, कि वो उस पर काम करें कि तजावुजात को बाद में मेंटेन रखें, ताकि दोबारा तजावुजात ना बढ़ सके। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये है कि तजावुजात के जरिए जो तमीराती काम जो डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ना वो तेज़ किया जाए, ताकि वो कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ किया जा सके, ताकि वो फ्लो जो ट्रैफिक है या रवानी लोगों की आने जाने की है वो जारी रहे। इस हवाले से भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये भी हुक्म दिया हुआ है। 2 चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ मीटिंग की थी DC के साथ और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को चीफ सेक्रेटरी ने ये वीडियो लिंक अजलास पर ये डायरेक्शन दी थी। तो इस वाले से यह बताऊं कि जो मेंटेन करना है तजावुजात को वो बड़ा जरूरी है, यानी फॉलोअप। एक जगह से आपने एक दिन ऑपरेशन किया तो दूसरे दिन आपको वहां जाके चेक करना जरूरी है कि दोबारा से तजावुजात कायम तो नहीं। क्लीन लाहौर मिशन है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है, CM साहिबा का ये मिशन है। किस हद तक कामयाबी मिशन नजर आ रहा है दुर्रे आप? अगर CM साहिबा अपने घर से निकले और अपने रूट पे से नजर मार लें, जो मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ, मैं चले MCL को तो एक तरफ रखे ना, पहले आप LD की तरफ आ जाए। अगर वो जाती उम्र से निकलें, अड्डा प्लॉट से निकल के LD की तरफ आएँ और उसके बाद वो अपना लाहौर कैनाल पकड़ें, तो उसके दरमियान इतनी ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कमर्शलाइजेशन हो चुकी है कि ना वहाँ पे पार्किंग है, ना वहाँ पे कोई गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह है। सर्विस लगे होंगे, टेबल लगे होंगे, तो वो तजावुजात नहीं है। अब तजावुजात जो है ना वो 2 किस्म की हैं, एक सोफिस्टिकेटेड है और एक गरीब बेचारे जो मजदूर तबका लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, उन चलाने के लिए। मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि आप एक तरफ सजा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये तजावुजात कायम कराई, जिन लोगों ने ये बिल्डिंग के नक्शे मंजूर किए, जिन लोगों ने ये बगैर पार्किंग के, जिस पे हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद करीम साहब भी बहुत सीरियस नजर दिखाई देते हैं, हम उनकी हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं और एवरी फ्राइडे वो इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि बगैर पार्किंग प्लाजे कैसे तामीर हो गए ना। मुझे बताएं ना, आप लाहौर शहर के अंदर गुलबर्ग जैसे पोश इलाके में चली जाएं, आपको वहां से गाड़ी रेगुलेट करने के लिए घंटा दरकार होगा। MM आलम रोड पे गाड़ी मूव नहीं हो सकती। पार्किंग के आगे जो प्लाजे हैं वहाँ 4 गाड़ियां खड़ी करने की जगह होती है, उसके बाद वाले खड़े होते हैं, वो गाड़ियां निकाल रहे हैं, गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, पूरी मेन रोड ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह पूरा गुलबर्ग इन्होंने काबू कर लिया। उसके बाद आप आ जाए वज़ीर आला की VIP रूट जहाँ है वहाँ पे भी तजावुजात को नहीं बख्शा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पाइन एवेन्यू चलेंगे इस टाइम, आपको तमाम बिल्डिंग्स में कोई ना कोई खामियां नजर आएंगी। बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपको पार्किंग नजर नहीं, LD की जिम्मेदारी है। और टाउनशिप पे जो खोकर साहब ने बात की, LD की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि हमने टाउनशिप बहुत क्लियर करवा दिया है। अब वहाँ पे खोकर साहब आज सुबह देख के आए जो हालात हैं, इन्होंने कहा कि हमने ये सारा ग्रीन टाउन क्लियर करा दी। अभी आप चली जाएं ग्रीन टाउन की तरफ, लेफ्ट साइड पे सारे लोग नीचे थड़े पे बिछा के, चादरें बिछा के, फटे रख के और वो सब्जियां रख के बैठे हुए, फल रख के।
इसी तरह आप लाहौर शहर के जिस इलाके में मर्जी चले जाएं, आपने परमानेंट परमानेंट तजावजात को हटाया है, लेकिन जो आर्जी तजावजात है वो नहीं हट रही। वो सुबह आती है शाम को। अब लाहौर में एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया है, मोटरसाइकिल के पीछे रेडी लगाएं, उस पे फल रखें, सब्जी रखें, जहां मर्जी खड़े होकर चले जाएं। ऐसे ही है। अच्छा, अब उसका क्या करेंगे? उधर से इतला आती है कि टीम आ गई, वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और वो गायब हो जाते हैं। तो आप उनको कैसे पकड़ लेंगे? लाहौर शहर में तजावजात जिन लोगों ने कायम कराई, अगर आप चाहते हैं कि वज़ीर आला और इनकी हुकूमत के जाने के बाद भी ये सिलसिला बरकरार रहे, लाहौर साफ रहे, तो आपको उन अफसरान को फारग करना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हद उठा ली। अब लाहौर शहर के ताजर इन्हीं की किया करते धरते की सारी सजाएं भुगत रही हैं। ये तो पैसे बना के चले गए, इन्होंने तो पैसे लेके तजावजात और गैर कानूनी बिल्डिंग्स बना के ये लोग तो अब शिफ्ट हो गए। बहुत सारे लोग तो आउट ऑफ कंट्री कनाडा चले गए, अफसरान जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, LDA के सारे ड्यूल नेशनल होल्डर हो गए हैं। अब वो तो चले गए, लेकिन आम ताजर जिसकी पेड़ियां आगे से आगे चल पड़ी हैं, 2-3 नस्लें बैठ गई हैं, उनका क्या कसूर है? आपने ये जो लाहौर का एक नया प्रोजेक्ट लहर लाहौर के नाम से जो बनाया, वो तो कहर लाहौर साबित हो रहा है। ठीक है, DG वॉल सिटी अथॉरिटी वो इस्तीफा देके जा चुके हैं, हाई कोर्ट की अपनी डायरेक्शंस हैं जिनको फॉलो नहीं किया जा रहा। अभी भी आप थोड़ा पहले प्रोग्राम के बता रही थी कि हाई कोर्ट ने मजीद डायरेक्शन दी हैं, लेकिन ये वही इदारे फॉलो करेंगे ना जिनके अंदर करप्ट लोग बैठे हैं, और वही लोग हैं जो उन लोगों ने पहले वायलेशन कराई है। वो आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपनी सीटों पे बैठे हैं, वही लोग जिनके आशीर्वाद से ये बिल्डिंगें बनी, तजावजात बनी, वो वहीं बैठे हैं। अगर इनका मुकम्मल खात्मा करना है तो सबसे पहले आपको ऑपरेशन क्लीन अप ऊपर से करना पड़ेगा। पहले अपने अंदर इदारे से करना पड़ेगा, LD से करना पड़ेगा, MCL से करना पड़ेगा, कंटोनमेंट बोर्ड से करना पड़ेगा, फिर जाके आपको लाहौर क्लीन। तजावजात के जुमरे में गैर कानूनी पार्किंग और ओवर चार्जिंग भी आती है, 9 मुकदमात इसमें। शहर का ये भी बहुत बड़ा मसला है। कैसर खोखर साहब, गैर कानूनी पार्किंग और ओवर चार्जिंग। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताऊं कि मैं ओवर चार्जिंग जो है ये तो खत्म होनी चाहिए, लेकिन जहां वो अगर कोई मार्केट है, मार्केट के बाहर जो अगर कोई साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड लगाकर बैठा हुआ है गाड़ियां रोकने के लिए, वो फास्ट गाड़ियों की कर रहा है, तो उसको पुलिस को कुछ नहीं कहना चाहिए। क्योंकि वो गाड़ी वो 50 रुपए ले, 50 रुपए से ज्यादा नहीं, वो 200 रुपए गलत लेते हैं, 50 रुपए लेना चाहिए। तो लेकिन वो गाड़ी की फास्ट भी तो करते हैं ना। तो आप अपने घर की गली में खुलवा ले पार्किंग। मैं भी रात को जाके किसी बिल्डिंग के बाहर पार्किंग क्राइम करें या स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाएं या कोई और जो फ्रॉड करने शुरू कर दे, तो वो उनको चाहिए अगर मार्केट के बाहर गाड़ी मार्केट के बाहर मोटरसाइकिल की फास्ट कर रहा है तो उनको कुछ ना कहा जाए, उनको तफस दिया जाए, लेकिन 50 रुपए जो है ना लेने चाहिए। 50 रुपए ये गलत बात है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो। जहां दिल करे पार्किंग स्टैंड नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शेड्यूल जो मार्केट है उनके बाद, जैसे ये मोचीपुरा में मोबाइल मार्केट है, उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्किंग स्टैंड है, पुलिस क्यों किसी को कुछ कहेगी? अगर आप इस चीज की तरवीज कर रहे हैं ना कि जिसका जहां दिल करे पर्चियां ले, इस तरह नहीं होना चाहिए, जहां दिल करे वहां नहीं होना चाहिए। जैसे लिंक रोड पर है, लिंक रोड पर मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर की साइड पर जो बिला वजह नहीं है, लेकिन अगर कहीं जरूरी है तो वहां पर पार्किंग बना ली है। आप सर्विस लेनों पे गाड़ी चला के दिखा दें, आप लिंक रोड की सर्विस लेन पे गाड़ी चला के वहां हर किसी ने हाथ में पर्चियां पकड़ी हैं। मैं 10,000 दफा वहां गई हूँ, किसी भी आप शॉप के बाहर जाए आपके पास पार्किंग वाला आ जाए। 50 रुपए से ज्यादा अगर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन फिर गाड़ी खड़ी कहाँ की जाए? मुझे ये बताएं, अगर आप सब जगह इस तरह सख्ती कर देंगे तो फिर गाड़ी खड़ी कहाँ की जाए? लोग गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे? लोग फिर सड़कों पर गाड़ी खड़ी करेंगे। अगर सड़कों पर गाड़ी खड़ी करें तो लिफ्टर वाले आकर उठाकर ले जाते हैं, फिर मसला बन जाता है। पुलिस वाले तंग करते हैं, फिर बंदा गाड़ी खड़ी करे तो खड़ी कहाँ करे? लोगों को भी तो जगह देना, या फिर हुकूमत पार्किंग स्टैंड पर करे, हर मार्केट के बाहर हुकूमत खुद पार्किंग स्टैंड बनाए ताकि वहां लोग गाड़ी खड़ी कर सके। अच्छा, मुझे लगता है कि 3-4 पार्किंग स्टैंड खोखर साहब ने खुद भी खोले हुए हैं जो इतना इलीगल पार्किंग स्टैंड्स को जो है ना प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने कोई गांव से लगे बंदे बिठाए होंगे, वहां पार्किंग की चिटें बेच रहे होंगे। ये तो इस तरह प्रमोट कर रहे हैं कि जिस तरह कैसे कर सकते हैं आप? लिबर्टी पार्किंग प्लाजा है, लिबर्टी के अंदर सनफोर्ड पार्किंग प्लाजा है, लिबर्टी यू पार्किंग प्लाजा है, उसके बावजूद लोग सड़कों पे गाड़ी खड़ी करते हैं। आप उनका क्या कर लेंगे? आप उनकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। प्लाजे खाली पड़े हैं, लिबर्टी जो सनफोर्ड प्लाजा है वो खाली पड़ा है, लिबर्टी पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा है, यू पार्किंग जो है इसके अंदर पूरी राउंड अबाउट वाली वो खाली पड़ी होती है। ठीक है, आप उसके बाद क्या करते हैं? आप दुपट्टा गली में गाड़ियां घुसा देते हैं, आप रोल पराठा मार्केट में घुसा देते हैं, आप उसके बाद जितनी भी सराउंडिंग में मेन रोड्स हैं उनके ऊपर खड़ी कर देते हैं। अब ट्रैफिक वार्डन ने वहां खड़ा होना शुरू हुआ है, किया है, तो फिर जाके जान छुटी है। पहले पैराडाइज नुक्कड़ पे आइसक्रीम वाला था,
50 गाड़ियां वो लगवा देता था। ठीक है, आप जहां मर्जी चली जाएं, जहां पे पार्किंग मौजूद भी है, डेजिग्नेटेड भी है, लोग तकल्लुफ नहीं करते। लोग कहते हैं जी कि हमें कोई ऐसा रैंप मिले कि हम दुकान के अंदर गाड़ी ले जाएं, गाड़ी से उतरे भी ना, गाड़ी में बैठ के शॉपिंग करें, वहीं से सामान गाड़ी में रखें और गाड़ी चला लें। भाई इतनी वो जो खोखर साहब कह रहे हैं ना, वो लोगों ने खुद साख्ता जो तो खोखर साहब ने अपने पार्किंग स्टैंड बनाए हैं, मुझे लग रहा है, मुझे मैं चेक गलत है ना, 200 की मैं एंडोर्स नहीं करता, मैंने कहता 50 रुपए। अब मॉडल रोड लिंक रोड मुझे रोजाना जाना होता है, तो यहाँ पर पार्किंग सारी इलीगल पार्किंग कहाँ जाए वो लोग? अच्छा, अब आपने मॉडल टाउन लिंक रोड आप लोगों को बताएं, मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ शॉपिंग, तो गाड़ी कहाँ खड़ी करें बताएं। और किसी भी ब्रांड के बाहर आप ना, किसी भी शॉप के बाहर, लेट्स सपोज स्टाइल, आपने अपनी गाड़ी पार्क की है, वो खुद ब खुद पार्किंग वाला आ गया, हालांकि मैंने दुकान के बाहर गाड़ी पार्क की है, बिल्कुल तो उसका कोई काम ही नहीं है, मैं किस बात के उसको 100 रुपए दूं? अच्छा, दुकानों के आगे 2-2 3-3 पार्किंग गाड़ी लगाने की जगह मौजूद है, ठीक है, अगर मौजूद है, वहां पे कोई बंदा आके आपके पीछे खड़ा हो जाए और समटाइम वो वॉच कर रहे होते हैं कि आप दुकान में चले जाएं, जब आप सामान लेके वापस आते हैं ना, तो कार के ऊपर पर्ची लगी तो खड़े होते हैं, तो आप कहते हैं जी कि आप जब मैंने खड़ी की गाड़ी आप कहाँ थे? ठीक है जी, अब आपको अगर एक जगह पार्किंग नहीं मिल रही, कुछ दुकानें जंप करके आगे चले जाएं आप, बिल्कुल ऐसे आप एक मल्टी और एक यूनिवर्सल टाइप की पार्किंग यूज करें, और जरूरी नहीं है कि आपने जिस दुकान में जाना है उसी दुकान के आगे पार्किंग करनी है। ये तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इस माफिया को कंट्रोल करना चाहिए, मुकदमात बहुत कम दर्ज बस खोखर साहब सपोर्ट करेंगे तो कौन कंट्रोल करेगा? अब चीफ सेक्रेटरी साहब सुन रहे होंगे, सेक्रेटरी साहब सुन रहे होंगे, आईजी डीआईजी सुन रहे होंगे, वो कहेंगे खोखर साहब तो सपोर्ट कर रहे हैं, लाए जी 50 रुपए लगाए, हमारे भी कैमरामैन शाम को निकले 50 बाहर लगाए, और मैं भी कोई प्लाजा पकड़ूं, मैं भी लाके पार्किंग लगा के कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा। खैर, मोटरसाइकिल रिक्शा रजिस्ट्रेशन के एसओपीज बनाने का हुक्म है जी, बाइख्तियार डीलर को रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का हुक्म, 3 माह में अमल दरामद ना करने वाले मोटरसाइकिल रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया भी दे दिया गया है। दुरे ने आप जी, मोटरसाइकिल रिक्शा की बात अभी मैं कर रहा था आपको, बल्कि मैं खबर शेयर कर रहा था कि सीबीडी ने बोर्ड लगाया कि लाहौर शहर के अंदर जो टॉप रूट बना रहे हैं 47, उसके अंदर रिक्शा मोटरसाइकिलें, ये चिंगची, इस तरह की जो कन्वर्टेड बाइक्स हैं वो नहीं चलेंगी। शाम तक तूफानें, बदतमीजी थी, पूरा जो सोशल मीडिया है वो उनके खिलाफ भरा हुआ था, और मैंने ख्वाजा साद रफीक साहब का भी ट्वीट देखा हूँ, वो हल्के के सियासी रहनुमा में, उन्होंने भी कहा जी ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। भाई नाइंसाफ़ी को आपने एक सिमेट्री में लाना है ना आपको, ठीक है, मोटरसाइकिल की जो उन्होंने बात की वो नाइंसाफ़ी थी, रिक्शा की जो बात की नाइंसाफ़ी थी, लेकिन जो चिंची और कन्वर्टेड कार्ट्स हैं जो बाइक पे, अगर वो बंद किए तो बिल्कुल ठीक बंद किया है। फिर ट्रैक्टर ट्रालियों का उस रूट पे क्या काम है, वो भी ठीक बंद किया है। तो बाइफरकेट करें ना आप, गरीबों की सवारी की आड़ में सबको जो है वो इलीगल। अब हाई कोर्ट ने स्टांस लिया है, अब आप बताएं जी, हाई कोर्ट ने कहा है कि कन्वर्टेड बाइक्स, कन्वर्टेड जो आपकी कार्ड्स हैं वो कबूल नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, ज़ाब्ता अखलाक वो जो पूरे होते हैं लाइसेंस उनको जारी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मुझे बताएं, अब भी आप मुखालफत करेंगे क्या? हाई कोर्ट इज फाइनल अथॉरिटी है मेरा ख्याल है, और जो वो कहते हैं वो ठीक किसी जस्टिफिकेशन कानून के तहत बात कर रहे हैं। और ये आपने अगर देखा हो कि जितनी भी बाइक्स हैं कन्वर्टेड रिक्शे, ये बड़ा नुकसान का सबब, और कम उम्र लोग चला रहे हैं, कम उम्र बच्चे चला रहे हैं। ज्यादा नुकसान इसका ये होता है, इससे रोड एक्सीडेंट होते हैं, सही कह रहे हैं, और वो फिर ओवरलोडिंग करते हैं, ये ओवरलोडिंग करते हैं, फिर आगे टैंकी के ऊपर 2-2 सवारियां बिठाई होती हैं, पीछे लटकाई होती हैं सवारियां, और वो ओवरलोडिंग की वजह से जो है ना वो रिक्शा उल्ट भी बाज दफा जाते हैं और बाज दफा टक्कर मारते हैं। फिर कार वाले जो है ज्यादा सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, कार वालों को ये उनके शीशे तोड़ देते हैं, उनके साथ एक्सीडेंट करते हैं, बाद में कहते हैं हम तो जी गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या खर्चा आपका नहीं दे सकते, बाद में ये कह देते हैं, और ये कहकर बाद में जान छुड़ा लेते हैं। इस तरह भी होता है। बट ये चिंची रिक्शों के हवाले से, मोटर बाइक्स के हवाले से ये कानून साजी की जरूरत है, कानून साजी होनी चाहिए, और इस हवाले से जो है ना बाकायदा तौर पर हुकूमत को एक एसओपी तैयार करना चाहिए, और लाहौर हाईकोर्ट का जो हुक्म है वो हरफ बेहरफ माना जाए। अब कह तो दिया गया है, लेकिन फिर कौन करेगा? अब अमल दरामद अब कौन कर देगा, तो फिर अमल दरामद कौन करेगा, और अमल दरामद अगर ना हुआ तो फिर जवाब तलबी कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होगी? अब ये पूरा TOR बनना चाहिए ना, इसमें पूरी एक ड्राफ्ट होना चाहिए, मैकेनिज्म, फील्ड में मॉनिटर करने वाले लोग कौन है, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। बिल्कुल आपने फैसिलिटेट कर दिया है? नहीं जी, हमारे यहाँ जो जिम्मेदार है ना वो तो आराम से बैठे हैं, हादसात होते रहे, जितने मर्जी मसाइल होते रहे, इसको कोई नहीं देखता। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। बिजली चोरी की शरह ज्यादा है, मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, लेस्को में तलब की बिजली की तलब और रसद बराबर हो गई। अच्छा जी, उस दिन मंडे को शायद सिपरा साहब ने कहा था कि उन इलाकों में सिर्फ जो है वो लोड शेडिंग हो रही है जहां बिजली चोरी बहुत ज्यादा है। सो
अब वो लोग जो बिजली चोरी नहीं कर रहे वो बेचारे क्यों लोड शेडिंग भुगते हैं। हमारे अपने इलाके में अब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है, ये भी 3-4 दिन हुए हैं ज्यादा हो रही है। सो तलब और रसद भी बराबर हो गई है। दुरेना आप। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पे सजा जो है ना, गलती कोई करे, गलती कोई करता है और सजा जो है ना वो बराबर इंसाफ के साथ सबको दी जाती है। अब 10% वहाँ पे बिजली चोर होंगे, 90% तो जेन्युइन लोग हैं, रिहायशी हैं, कारोबारी लोग हैं, मैं मानता हूँ। और 10% या 20% से ज्यादा लोग नहीं होंगे जो यहाँ पे सारी खराबी कर रहे होंगे। और करवा कौन रहा होगा? 10-15-20% लोग भी जो है ना उनको भी बिजली चोरी करवा रहे हैं। जी, उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? उनको फैसिलिटेट वहाँ का मीटर रीडर कर रहा है, वहाँ का लाइनमैन कर रहा है, और वो इतने तगड़े हैं कि आप उन पे तो हाथ डालते नहीं है। आपको क्या हक मिलता है इस चीज का कि आप उन चीज का तयन किए बगैर कि कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, और सबको लाइन में खड़ा कर दें। अब तो ये बढ़ता जाएगा। आज से तलब रसद बराबर होने का मतलब है कि वेरी नेक्स्ट आवर्स अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगी। आपकी तलब ज्यादा होती है कि रसद कम। गर्मी बढ़ गई है ना, तो एसी चल गए हैं, जिसकी वजह से तलब जो है ना बिजली की, वो भी डिमांड भी बढ़ी है बिजली की, और हर घरों में एसी लग गए हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर लाहौर में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर सीन नहीं होते, लोग कमरों के अंदर ही सोते हैं, और कमरों के अंदर रात को ना हबस हो जाती है, गर्मी हो जाती है, लोग फिर एसी अपना चला लेते हैं, विंडो एसी या स्प्लिट यूनिट चला लेते हैं, तो जिसकी वजह से फिर बिजली की डिमांड रात के वक्त खासतौर पर जो है ना वो ज्यादा हो रही है आजकल। मैंने ये देखा, मैंने ये नोट किया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब बिजली चोरी का क्या हल निकाला जा सकता है? जी, बिजली चोरी का एक तो हल ये है कि टैरिफ जो है ना वो सस्ता किया जाए, बिजली सस्ती की जाए। एक बिजली चोरी का ये हल है कि लोग बिजली चोरी ना करें, वरना तंग आमद बजांग आमद होता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करते हैं। बिल्कुल, ये बिजली चोरी इस वाले से होनी चाहिए। दूसरा, जो मीटर रीडर है या लैंडमैन है उस पर शिकंजा सख्त किया जाए, क्योंकि जो बिजली चोरी होती है उसमें मीटर रीडर और लैंडमैन मुलवस होता है। मीटर रीडर और लैंडमैन के बगैर किसी जगह बिजली चोरी हो ही नहीं सकती, ना कोई बिजली चोरी कर सकता है। अगर कोई कुंडे लगे होते हैं तो मीटर रीडर को पता होता है, लैंडमैन को पता होता है। अच्छा, आपने ना बहुत सारी खबरें सुनी होगी, आईजी तब्दील हो गए, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए, सेक्रेटरी तब्दील हो गए, डीपीओ। कभी आपने लाइनमैनों की खबर दी है? आज तक कोई लाइनमैन तब्दील किया जा सके? जब एक लाइनमैन तब्दील होता है ना, 10-10 रुकने सूबाई कौमी असम्बली उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ऐसी सिफारिशें आती है कि आपको अंदाजा नहीं है। कहने को हम बस आम सा लाइनमैन, आप एक पटवारी और एक लाइनमैन को हटा नहीं सकते। इन दोनों की ताकत का अंदाजा आपको उस दिन होगा जिस दिन आपको यहाँ कोई काम पड़ेगा या आपके साथ उनकी कोई टक जाएगी, फिर आपको पता लगेगा। क्योंकि ना पटवारियों की खबर मैंने आज तक दी, ऐसे ही होता है कहीं जाता है कोई नहीं है, और ना ही आपने लाइनमैनों की खबर दी। क्योंकि ये लोग को हटाना, ये लोग जितने जितने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो बड़े ताकतवर लोग होते हैं, और उन ताकतवर लोगों को किए किराए की सजा जो है ना वो हम जैसे गरीब लोग भुगत रहे होते हैं, लोड शेडिंग की मद में, लाइन लॉसेस पूरे करवाने की मद में, एक्स्ट्रा बिलिंग, ओवर बिलिंग की मद में, और जितने ज्यादा लॉसेस हमारे खाते डाल दिए जाते हैं टैक्सों की मद में। अभी भी लोग क्लेम कर रहे हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये 7 रुपए का रिलीफ जो है ना ये कोई रिलीफ नहीं है। ये इन द एंड ऑफ टाइम आपको $2 रुपए का रिलीफ कैलकुलेट होकर मिलेगा, बाकी फिर टैक्सों में हेरफेर कर दिया गया है। अच्छा, क्लेम कर रहे हैं। अब तो ये टेक्निकल इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि ये बात सच है कि नहीं है। लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो मुआशी तौर पे तजिया कर रहे हैं उनके मुंह से ये बात सुनी है कि ये कैलकुलेशन में आपको $2 रुपए से ज्यादा बिजली का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये भी एक और खबर है शाहिद सिपरा साहब की, क्वार्टर टेरिफ एडजस्टमेंट की मद में ₹1.90 फी यूनिट रिलीफ दिया गया है। सो ये वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिला। अच्छा, मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा शाहिद सिपरा साहब से कि रिलीफ और टैक्सों की मद में जो रिलीफ से वापस खींच लेते हैं वो बता दें, उसकी भी बाइफिकेशन लिखा करें। ये लाजमी लिखा करें कि रिलीफ $7 रुपए बनता है, लेकिन हमें टैक्स काट के जो है ना ₹2 या ₹2.5 मिलेगा। अभी इसी तरह उनको लिखना चाहिए था कि ये $2.25 का जो रिलीफ है या ₹2 का रिलीफ है, इसमें हार्डली कोई ₹1 या ₹1 का रिलीफ होगा, हमारे ऊपर एहसान होगा। और उसमें जो है ना ये तोड़ के रिलीफ देने का कोई रिलीफ नहीं होता। आप वन टाइम रिलीफ थे, आप बताएं कि जी अब हमने, आप क्वार्टरली रिलीफ क्यों दे रहे हैं? आप उसको तोड़ के मुझे बताएं ना। आपको मैं कहूं कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, लेकिन मैं आपको तोड़ के दूं, आपको मैं 20-20 हजार, आप ₹1 भी बचा के मुझे दिखा दें उसमें से। होता ही नहीं, पॉसिबल आप रिलीफ को कोलैबोरेट करें ना, आप कंक्लूड करके रिलीफ को दें कि जी आज इस महीने आपका ₹8 बनता है, ₹2 बनता है, ₹1 बनता है। फायदा भी तो सारे आपका जब दिल करता है आप रिलीफ कैलकुलेट कर लेते हैं और कहते हैं जी आइंदा 15 दिन के लिए ये रिलीफ है, आइंदा 10 दिन के। आपने कौन सा मीटर लगाया हुआ जो हम 10 दिन को पता
पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होता कि यही तो बददियानती है ना, या नहीं हुई है। बददियानती, बदनीयती, हेरा फेरी, यही तो है ना कि आप अगले बंदे को बता ही नहीं रहे। बिल्कुल यहाँ पे तो हुक्म ना, मैं वज़ीर आज़म से ये दरखास्त करूंगा कि वो टैरिफ बेशक कम ना करें, लेकिन जो टैरिफ के ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो खत्म कर दें। अब इतने ज्यादा एक बिजली का यूनिट जो है ना उसके ऊपर टैक्सेस इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि ये विद होल्डिंग टैक्स है, ये सेल टैक्स है, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है। वो टैक्सों के बदले में वो हर महीने 7-8 हज़ार रुपया जो है ना वो महीने का टैक्सों का जो है ना वो सार्फ को चला जाता है, तो वो टैक्स बेचारा अदा करता रहता है, हालांकि वो टैक्स वैसे भी आम हालात में भी सार्फ। अच्छा, मैं तो ये रिक्वेस्ट खोकर साहब से करूंगा कि ये मैसेज वज़ीर आज़म साहब को करें, इनकी डायरेक्ट रसाई भी है और मैंने कई दफ़ा इनकी कॉल उनके साथ बातचीत होते भी सुनी है, मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह भी हूँ। तो टीवी तो चले अपनी जगह है, लेकिन उनको डायरेक्ट मैसेज भी करें ना। ये बात तो मुझे पता ही। एक जगह मैं और खोकर से सफर कर रहे थे, इन्होंने शबाशी से को फोन किया, याद है, एक शादी में जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे थे, तो उन्होंने फोन किया, तो इन्होंने फिर बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने भी वेलकम किया। अब आपको सामने कैमरे में देख के आपको तो ये डिनाई नहीं कर सकते। मैं साथ बैठा था, हम एक गाड़ी में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने फोन, उन्होंने कहा जी खोकर साहब कैसे हैं आप, ठीक है। इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उनकी तारीफ भी की, जो एकदम जाहिर बात है वो कर रहे हैं, वो भी कहा, और इन्होंने फिर ये भी कहा जी कि हम आपके लिए दुआगो हैं, आप और अच्छे फैसले करें। तो मैं चाहता हूं कि एक आध कॉल इस तरह की मैसेज उनको एक और कर जी बिल्कुल, लेकिन ये टैक्सेस अगर खत्म हो जाए ना तो ये मैं बड़ा ये आपने बहुत अच्छी बात की है। चले जी, शहर के खराब। दूसरा ना ये है कि ये डबल टैक्सेस हैं कि आप टैक्स एक जब एक सेल टैक्स ले ले, विद होल्ड टैक्स ले ले, फलां टैक्स, अगर टैक्स लगाना तो सिर्फ एक टैक्स लगाए ना, अब बार बार डबल ट्रिपल टैक्स ना लगाए। वो आप रिलीफ भी देते हैं ना, यकीन माने उसका कोई फायदा नहीं होता जब 1-2 रुपए रिलीफ और हजारों रुपए हमारी जेबों से टैक्स की मद में निकल आते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, प्लांट्स की बहाली का फैसला किया गया है, जगह जगह लगे हैं, खराब है, टूटियां गायब हैं और बुरे ही हालात हैं। दुर्रे ने आप अच्छा ये कहना चाह रहे हैं खोकर साहब? जी बिल्कुल, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना, ये आपको बताऊं कि ये बहुत जरूरी है कि जो बाजार से गोरमे से या दूसरे जो पानी मिलता है नेस्ले से, वो बहुत महंगा पानी मिलता है, तो वो लोग अपनी बोतल ले जाते हैं, बोतल लेकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुश्किल है। अच्छा, आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, अब आपको क्या वहां पे रखवाली के लिए मुसलसल लोग बिठाने हैं? क्योंकि मैंने तो जानवर बैठे देखे हैं, कूड़े के ढेर वहां देखे हैं। वो इसमें ना इसमें मसला ये था कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स कई तरह के लगे हुए हैं, उसमें लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के भी हैं, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के भी हैं, वासा के भी हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के भी हैं और दीगर इदारों के भी हैं और प्राइवेट डोनर्स के भी हैं, आपके जो बड़े बड़े मुखैर और खैराती इदारे हैं उनके भी हैं। अब इसको एक छत के तले लाना था ना, इसमें तो सबसे पहले वज़ीर आला ने अच्छा इकदाम किया कि साफ पानी की फराहमी के लिए उन्होंने साफ पानी भी जम की, उन्होंने आबे पाक अथॉरिटी भी खत्म की, पब्लिक हेल्थ वासा को भी उन्होंने साइड पे किया, उन्होंने कहा एक अथॉरिटी करेगी और वो होगी पंजाब साफ पानी अथॉरिटी। और जाहिद अजीज साहब जो उसके सीईओ हैं, उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैं जब सहाफत का आगाज कर रहा था मैं तब से देखता आ रहा था। अब उनको ये टास्क दिया है कि आप लाहौर समेत पूरे पंजाब के फिल्ट्रेशन प्लांट का कैलकुलेशन करें, वो 4-4.5-5 हज़ार बनते हैं तकरीबन। अच्छा, तो उसके बाद उसकी बहाली का प्लान बताएं, बहाली के प्लान बनाने के बाद उसकी कॉस्ट निकालें, कॉस्ट के बाद अब बताएं कि उसको सस्टेनेबल मजीद मुस्तबिल में उसको चलते रहने के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, उसके फिल्टर प्लांट्स फिल्टर चेंज करने के लिए, वहाँ पे रखवाली के लिए क्या किया जा सकता है। अब इसमें वो काम कर चुके हैं कंप्लीट। उन्होंने अपने PC1 लाहौर समेत पंजाब को उन्होंने 2-3 हिस्सों में तकसीम किया है, नॉर्थ साउथ में करके अब वो इसकी तरफ लेके जा रहे हैं कि इनकी बहाली को किस तरह करेंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहले शायद ये नॉर्थ या साउथ में से एक पार्ट ले रहे हैं, उसकी बहाली करेंगे, उसमें कोई 2-3 हज़ार फिल्ट्रेशन प्लांट है वो करेंगे, फिर दूसरा सेक्शन करेंगे, हुकूमत इनको पैसे देगी, ये 100% बहाल करके फिल्ट्रेशन प्लांट्स को उनका मैकेनिज्म बना के उसकी वेयर एंड टियर को बर्दाश्त करना, उसके अहम और बहुत जरूरी। अब ये जिम्मेदारी आई है अल्लाह करे कर ले। नेकी का ये काम है कि जो गरीब लोग हैं जो अपना वो मिनरल वाटर या अफोर्ड नहीं कर सकते, कौन इंश्योर करेगा कि वहां पे जाके इलाके के लोग अपने जानवर नहलाते नजर आए? आप देखें, पाइप लगा के खुद नहाते नजर आए। पॉइंट में ऐड करूंगा कि सिविल सेक्रेटरी के अंदर भी एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए ताकि सिविल सेक्रेटरी के मुलाजमीन जो है वो गदला पानी पीने पर मजबूर है, टूटी का पानी पीते हैं। चीफ सेक्रेटरी क्या नहीं कर सकते? आपकी दरख्वास्त पे यहाँ सब कुछ होना है, वो खुद करता धरता शहर के बैठे। खूबसूरत अनारकली का मकबरा सजा दिया, वही ना, तो अंदर बिल्डिंग उन्होंने इतनी रेनोवेट इसके लिए आपको दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो उनको वो तो सेक्रेटरी को अपने जेब से करवाना चाहिए। सही बात है, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है। खुश आमदीद, आपको ब्रेक के बाद कहेंगे। अच्छा जी, खबर क्या है जी? अवामी फलाह का एक और मंसूबा चोरी और बद इंतजामी की नजर हो गया है।
बस स्टॉप पर पंखे और वाटर कूलर की तनसीब का मंसूबा नाकाम। मतलब मुझे ये ना खबर ही मुज़हका खेज लग रही है। अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात कर रहे थे, जहां से साफ पानी लेने के लिए गरीब आवाम जाए, वहां पर आपको टूटियां नजर नहीं आती हैं, टूटियां तक गायब हो जाती हैं। यहाँ कौन पंखे लगे रहने देगा, कौन वाटर कूलर पड़े रहने देगा। मैं तो हैरान हूँ ना, ये खबर ऐसी होनी चाहिए थी कि बस स्टॉप्स के शेड छतों के बाद अब पंखे और वाटर कूलर भी गायब। सर आप यहाँ से निकलें फिरोजपुर रोड की तरफ, सुए आसल की तरफ, जोहानाबाद, दीगर इलाकों से गुजरे, वहां तो बस स्टॉप्स की छतें नहीं है, सीटें तक उखाड़ के ले जाते हैं। सीटें तक उखाड़ के ले गए लोग। ठीक है, ये पंखे और वाटर कूलर तो बहुत आइडियल पॉइंट है, पता नहीं कहाँ लगे हुए थे। यकीन करें, मैं फील्ड में अच्छा, मैंने रिपोर्टिंग जेल करते रोड हुए के देखे, बड़े अच्छी हालत में थे जब हम वहाँ अपने जेल रोड वाले ऑफिस, लेकिन वाटर कूलर तो वहाँ पे भी नहीं थे। हाँ। अच्छा, ये कागजों में लगवाए गए पंखे और वाटर कूलर, इस पे तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पंखे और वाटर कूलर जो अब ये कह रहे हैं गायब हो गए, वो लगे कहाँ थे, और उस वक्त की पिक्टोरियल व्यूज जो है वो इंक्वायरी में होल्ड अप करने चाहिए कि जी आप निकाल के दिखाएं आपने कहाँ लगाए थे। आई एम श्योर इस खबर के बाद कि इन्होंने कभी पंखों का और वाटर कूलर का बजट निकलवाया होगा, उसको खातों में यूज कर लिया होगा। मैंने लाहौर में बहुत कम मकामात पे, शायद कोई मेरी नजरों से तो कहीं पे भी एक ओझल रह गया हो, या हमारे देखने वाले हमारे कैमरामैन या आप लोग कहीं पे आपने देखा, मैंने नहीं देखा। मैं तो हल्फन कह सकता हूँ, मैंने पंखे और वाटर कूलर बस स्टॉप्स में नहीं देखे। आपने नाकाम मंसूबे बना दिए, कामयाब कब हुआ था? किसी एक जगह पे नहीं हमने लगे देखा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जब ऑपरेशनल होते हैं ना ये बस स्टॉप, तो जो उस वक्त जो है ना वो लगाए जाते हैं, कूलर भी लगाए जाते हैं, पंखे भी लगाए जाते हैं, तो बाद में वो चोरी हो जाते हैं, वो फिर मिसप्लेस हो जाते हैं, उनकी हिफाजत नहीं होती, लुक आफ्टर नहीं होता, उनकी निगरानी नहीं होती, जिस वजह से वो होता है। लेकिन जब रिकॉर्ड में लगे, लेकिन पब्लिक पे नहीं लगे। हालांकि वहां तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी शदीद गर्मी है, जितनी बड़ी तादाद में कतारों में लगे होते हैं लोग, तो वहां तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमने तो वहां पे भी कभी नहीं देखा। बट अगर जैसे कि दुर्रा ने आप कह रहे हैं कि कागजों में अगर ये है तो इसकी तो प्रॉपर इंक्वायरी मैंने आपको इशारतन बता दिया है कि आप फिरोजपुर से ट्रैवल कर लें, आपको एक पंखा तो दूर की बात, अब तो शेड भी नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जेल रोड चले जाए, मॉडल बने थे, अच्छी तरह याद है, मरहूम अब्दुल्ला खान सुबल साहब जिंदा थे, कमिश्नर लाहौर थे, उन्होंने मॉडल बनाए थे जेल रोड पे, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे, लेकिन पंखे कूलर उनके अंदर भी नहीं थे। खूबसूरत टाइलें लगाई गई थी, अच्छे बैठने का इंतजाम किया गया था, खूबसूरत प्रॉपर शेड्स बनाए गए थे, लेकिन ये पंखे और वो नहीं थे। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे, आपके जेल रोड वाले, माल रोड वाले सेक्शन पे बनाए गए थे, लेकिन पंखे कूलर वहां भी नहीं थे। तो ये पंखे कूलर भाई कब चले गए, ये यकीनन आपको किसी बड़े अफसरों के, सियासतदानों के घरों से या किसी के वहां से निकलेंगे। लेकिन इतनी शदीद गर्मी में वाटर कूलर जो है ना, वो शायद किसी नेक बंदे ने यहाँ से चार्ज करके मस्जिदों में लगवा दिए हो, कोई नेक बंदा, कोई नेक अफसर वो कर देते हैं, वाकई कर देते हैं। बट ये मेरे ख्याल से कोई इतना कोई पैसों वाला मंसूबा भी नहीं है। अगर आप इस पे, मुझे अच्छा आइडिया लगा है, ऑल्दो मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन आपके जितने भी बस स्टॉप है वहां पर अगर आप इतनी शदीद गर्मी में वाटर कूलर रख दे, वैसे ही सदका जारी है और आपके एक पैसे नहीं लगने, आप मुखैर हजरात के वो लगवा देंगे। बस स्टॉप पे आपको पंखा, पानी का इंतजाम और कम से कम एक वॉशरूम होना चाहिए। बसें जो है वो घंटा 2-2 घंटा, हमारा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल, हम तो खड़े होते हैं, पता नहीं बस ने आना भी है कि नहीं आना। आ गई तो आ गई ना। तो जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं बेचारे, उनको कम से कम कुछ फैसिलिटीज तो देना। ये तो एक मॉडल काम होना चाहिए। लाहौर के बाद फिर आप बड़े बिग सिटी में जाएं, मुल्तान में जाएं, फैसलाबाद में जाएं, पिंडी में जाएं, मुझे नहीं समझ आती कि लाहौर ट्रांसपोर्ट वैसे होती किसकी है? लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की। वो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसकी हद तक पाबंद है, मास ट्रांजिट कंपनी ऑरेंज लाइन मेट्रो बसों की हद तक पाबंद है, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं किया है। वो और बात है कि वो ताले लगा देते हैं, पब्लिक को वॉशरूम जाने नहीं देते, बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हैं। हर बंदे की जिम्मेदारी का तयन है, उनको करना चाहिए। और अगर पब्लिक को फैसिलिटी आपने नहीं देनी तो फिर किसको देनी है, मुझे बता दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर ये आवाम तक फैसिलिटीज ना पहुंच सके तो फिर मुझे सिर्फ ये बता दें, इन चीज़ों को अगर आपने कागजों तक ही रखना है, बाद में इंक्वायरियां करानी है, बट ये बहुत अहम मामला है। अगर ये चीज़ें आपने अपने कागजों में पास की, आवाम तक नहीं ये सहूलियात पहुंची, तो फिर इसको देखें कि कौन इसके जो है ना वो। लेकिन खोखर साहब के पास आवाम के लिए एक अच्छी खबर है, अगर वो देना चाहें तो। आपको ब्रेकिंग उन्होंने ब्रेक में बिल्कुल, वो मैं बताऊं कि 1 मई को जो है ना आम तातील होगी पूरे सूबे में। तलीमी इदारे, हस्पताल, दफातर, सिविल सेक्रेटरी, सिटी दफातर और वर्किंग डे भी है, डिवीजनल दफातर, और जुमेरात के दिन जो है ना वो आम तातील होगी। और लाहौर शहर के लोगों के लिए, सूबा पंजाब के लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। हमें मई है, मजदूरों का आलमी दिन है। मजदूरों के आलमी दिन के ऊपर जो महकमा SNGD है उसने नोटिफिकेशन जारी किया है
कि आम तातील होगी, आम तातील का नोटिफिकेशन 1 मई को जारी किया है और आम तातील होगी 1 मई को, और तमाम दफातर बंद हो गए और सरकारी प्राइवेट दोनों दफातर बंद हो गए। प्राइवेट को भी छुट्टी होगी, सरकारी को भी छुट्टी होगी, और जो मीडिया हाउसेज में जो काम करने वाले लोग हैं उनको मुतबादल छुट्टी होगी। जबरदस्त खबर हो गई जी, ये तो मेरे ख्याल से आज की तमाम खबरों में भारी आपके प्रोग्राम में एक बहुत जो जिसे लोगों ने रुक के सुना होगा कि नहीं यार यार रुको, क्योंकि छुट्टी वाली खबर जिंदगी के हर मोड़ अब जुमेरात को प्लान कर सकते हैं, अब आप जुमेरात जो मर्जी करें प्लान कर सकते हैं आपने अगर कहीं जाना है तो। ये खोखर साहब ने बहुत बड़ी खबर दे दी है जी, आपको छुट्टी की खबर आने वाली जुमेरात 1 को आपको छुट्टी होगी। वेलकम बैक। इलाज के लिए दूर दराज से आए मरीज परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ आज 20 रोज गुजर गए हैं। बदस्तूर एहतजाज का सिलसिला जारी है। आउटडोर में काम बंद है, इंडोर में काम बंद करने की भी धमकी डॉक्टर्स दे चुके हैं। गुज़श्ता रोज आपके साथ खबर शेयर की कि कहते हैं जी डॉक्टर्स फिरोजपुर रोड पे भी हम एहतजाज करेंगे, केनाल रोड को भी बंद कर दें। मतलब ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला, ये दायरा अब बढ़ता चला जा रहा है। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि इस हवाले से हुकूमत का ये जिम्मेदारी बनती है, ये कसूर हुकूमत का है कि हुकूमत उनको एंगेज करे, डॉक्टरों को उनके साथ मुज़ाकरत करे और जो उनके जेन्युइन मुतालबात है वो मंजूर करे। जो नई मुतालबात में वो कौम को बताया जाए कि उनके जो गलत मुतालबात है ये उनके गलत मुतालबात है। अभी तक तो लोगों को हुकूमत का मौक़िफ़ ही सामने नहीं आया, वो बेचारे मार रोड पर धरना देकर बैठे हुए हैं। अभी तक किसी हुकूमत ने जाकर उनसे मुज़ाकरत नहीं करे, मुतालबात तो करें ना, उनके साथ मुज़ाकरत करें, उनको एंगेज करें, उनके साथ डायलॉग किया जाए और उनको बताया जाए भाई आपके ये मुतालबा दुरुस्त है, ये हम मानते हैं, ये आपका मुतालबा दुरुस्त नहीं है। एक दिन की अगर छुट्टी करते हैं तनख्वाह कटती है बताए बगैर छुट्टी करें, एक दिन की बताए बगैर छुट्टी करे तनख्वाह बिल्कुल करती है। आप अपनी मर्जी से अपना काम छोड़ छोड़ा के बैठ सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों को मुज़ाकरत तो करनी चाहिए। हुकूमत का काम है मुज़ाकरत करके मुझे सिर्फ ये बता दें, मुज़ाकरत का फेवर हूं, मैं कहता हूं मुज़ाकरत करने चाहिए। काम छोड़ के बैठ जाएं, अपने मुतालिबात लेके बैठ जाएं, आपको तनख्वाह पूरी मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखें, मैं फिर भी इसमें खोखर साहब की बात को ना पार्शियली एग्री करूंगा कि गवर्नमेंट ने उनको अनअटेंडेड क्यों छोड़ा हुआ है। अगर वो ये समझते हैं कि ये नाइंसाफी कर रहे हैं जी, इनके मुतालबात जायज नहीं है, तो आप उनके खिलाफ प्रोसीजर एक्ट करें। आप उनके खिलाफ जो कार्रवाई पीड़ा की बनती है, जो उनकी नॉन अटेंडेंस पे बनती है, इनकी तनख्वाहें भी कटनी चाहिए, करें ना, वो वही प्रोसीजर एक्ट है। अगर आप ये समझते हैं, इसका मतलब अगर आपने उनको अनअटेंडेड छोड़ा है तो आप बराबर के रिस्पॉन्सिबल हैं। जो अवाम के साथ डॉक्टर्स इस वक्त कर रहे हैं, फिर हुकूमत बराबर में रिस्पॉन्सिबल खड़ी है। अब मैं कल एक जगह सुन रहा था तो सूबाई वजीर साहब जो है वो कह रहे थे जी इनको फायदा कोई नहीं होगा, तो ये बड़ा नाजायज कर रहे हैं। ठीक है, फायदा नहीं होगा, तो आप उनको कहें जी कि आपके पास 24 घंटे का अल्टीमेटम है, या आप आएंगे या आप घर जाएंगे। ठीक है जी, बाकी बातें तब होंगी जब आप ऑपरेशन रिज्यूम करेंगे, जब आप हॉस्पिटल की ओपीडीज खोलेंगे, हम आपके साथ टेबल पे बैठेंगे। अस्पतालों के मसाइल अपनी जगह, यहाँ रोड बंद करके कितनी मुश्किल बात है, कितनी मुश्किल बात है उनसे डायलॉग करना कि आप जब दफ्तर आप अस्पताल खोलेंगे हम आपके साथ बैठेंगे। आप लोगों को टीवी पे बैठ के अगर ये मिनिस्टर्स लेवल के लोग ये कहना शुरू कर दें कि जी कोई फायदा नहीं, आपसे जो होता है आप कर लें, तो मुझे बताएं कि कौन फिर उनको इंस्टिगेट कर रहा है, कौन इस मामले को हवा दे रहा है, कौन उनको भड़का रहा है कि जी आप तो अब अगले स्टेप पे जाएं। तो वो ये स्टेप छोड़ के दायरा कर बढ़ाने का और मजीद जो है वो आपको मुख्तलिफ हरबे आजमाते नजर आएंगे। आपने उनको अनअटेंडेड क्यों छोड़ा है? मैं तो गवर्नमेंट से सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि आपने उनको अनअटेंडेड क्यों छोड़ा है? आपने उन पर प्रोसीजर क्यों नहीं लगाया? महसूस कर रहा हूं उनसे जाके बातचीत हम तो 3 मुसलसल गैर हाजिरियां करें यहाँ पे बगैर बताए, तो हमें तो शोकस नोटिस जारी हो जाता है, और अगर रिपीट करें तो नौकरी से फारिग होने की धमकी दी जाती है, और उसके बाद हम तीर की तरह सीधा होकर नौकरी कर रहे होते हैं। इसका तो कुछ ना कुछ हल लाजमी निकालना चाहिए, क्योंकि 20 रोज कम नहीं है, तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। अभी जी अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। अपडेट हमारे पास है, पंजाब पुलिस में 58 अफसरान के तकर्रो तबादले हुए हैं, और आपको बताएं मोहम्मद मुबीन ट्रैफिक ऑफिसर पासबान इकबाल टाउन डिवीजन तैनात किए गए हैं। पंजाब पुलिस में अफसरान के तकर्रो तबादले हुए हैं। आपको बताएं जी, इसरार हुसैन जाफरी DSP VIP सिक्योरिटी 1 स्पेशल ब्रांच तैनात किए गए हैं। आसिफ गिलानी DO कैंट स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किए गए हैं। अली रजा DO सदर स्पेशल ब्रांच तैनात किए गए हैं। इसी तरह सिबगतुल्लाह DO सिटी स्पेशल ब्रांच तैनात किए गए हैं। DSP बागमानपुरा ऑपरेशन GC मोहम्मद आमिर को
मोहम्मद आमिर कोर्स पर चले गए हैं। इसी तरह मोमिन अली डीएसपी ऑपरेशन नौलखा लाहौर तैनात किए गए हैं, जबकि दीगर डीएसपीज की मुख्तलिफ सर्कल्स में तैनातियां कर दी गई हैं। 59 अफसरान हैं जिनके तबादले किए गए हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करेंगे कुछ ओवरसीज के हवाले से। ओवरसीज को किन किन इश्यूज का सामना रहता है, पाकिस्तान में उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, ओवरसीज को किन किन इश्यूज में हेल्प करने के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना, क्योंकि हम देखते हैं नो डाउट पाकिस्तानी मैशत में बहुत बड़ा किरदार है इन ओवरसीज का। सो इनकी आवाज़ बुलंद करने वाला भी कोई होना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कम से कम इनको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, इनके इश्यूज को देखा जाए, ताकि ये लोग जो कि अपने मुल्क से दूर बैठे हैं बट स्टिल अपने मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं, उनकी खिदमात को भी सराहना चाहिए। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, एंटरप्रेन्योर है चौधरी आसिफ महमूद साहब, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा कि चाहे ये ओवरसीज अपने मुल्क से दूर बैठे होते हैं बट स्टिल अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, इनका बहुत अहम रोल होता है। सो क्या समझते हैं आप, ओवरसीज का रोल क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मेरा नाम है चौधरी आसिफ महमूद। मैं टोक्यो बेस बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी और मुल्कों में यानी अराउंड द ग्लोब हमारा बिज़नेस है। मैं तारुफ की बात बताऊँ कि ओवरसीज़ में हम लोग 1 करोड़ 20 लाख बंदे हैं इस वक्त, यानी 12 मिलियन लोग हैं बाहर, और मैं समझ सारे एम्बेसडर हैं जी। बिल्कुल, मैं अपने आप को एम्बेसडर मानता हूँ। आप पाकिस्तान का इमेज लेके जाते हैं? जी, पाकिस्तान का इमेज, और सबसे जो इमेज को बुलंद करने के लिए मैं आज तक ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को, इसकी इज्जत बुलंद करने, बल्कि मैं साथ लेके आया था जी। बिल्कुल, मैं साथ लेके आया कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बुलंद करने के लिए, और हमेशा आज तक मुझे 37 साल हो गए, मेरे बच्चे जापानीज़ हैं, मेरी मिसेज जापानीज़ है। अच्छा। तो मैं अप्लाई करूँ तो वो नॉर्मली 5 साल के बाद मिल जाता है, मगर मुझे 37 साल हो गए। तो इसी पासपोर्ट के ऊपर अराउंड द ग्लोब एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर, आई वाज आल्सो एम्बेसडर एट लार्ज फॉर जापान एंड फार ईस्ट। तो जहाँ पे जाते हैं ये नहीं होता कि कहते हैं, मैं देखता रहता हूँ टीवी पे कि पाकिस्तानियों को लगा लाइन में खड़े कर देते हैं, पाकिस्तानियों को तलाशी करवाते हैं। आज तक पूरी दुनिया घूमा, एक मुल्क ऐसा नहीं मिला जहाँ का आप पाकिस्तानी आप इधर आ जाओ। तो ये मीडिया पे जो चल रहा होता है, या आजकल तो सोशल मीडिया पर उस दिन अपने आर्मी चीफ साहब बात कर रहे थे कि ये जो शैतान मीडिया, सोशल मीडिया नहीं, उन्होंने नाम लिया, ओवरसीज कन्वेंशन में मैं इन्वाइटेड था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा शैतान मीडिया। मैं भी शैतान मीडिया समझता हूँ ज़्यादातर, कि शैतान मीडिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए, स्पेशली आजकल जो इंडियन वॉर हो रही है, तो हम जो बाहर बैठे हुए हैं, हमें अपने मुल्क को डिफेंड करना है बेशक। यहाँ पे तो हमारी फोर्सेस हमारे साथ हैं, हमारे दिल के अंदर हैं, हमारे शोहदा, हमारे लिए बॉर्डरों पे जो जवान बैठा हुआ है, शहीद हो रहा है, तो उसकी इज़्ज़त बुलंद करने के लिए जो बाहर बैठे हुए लोग, हम लोग, वो पाकिस्तान। आपने कन्वेंशन का जिक्र किया, क्या मकसद था उस कन्वेंशन का, और ओवरसीज के हवाले से कौन कौन से अमूर उसमें जो थे वो डिस्कस? कन्वेंशन का मकसद तो ये था कि सबको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि आज तक कभी भी ओवरसीज की आवाज़ नहीं सुनी गई। क्योंकि वो कहते हैं बाहर गया, पंजाब में कहते हैं कमान गया था। हाँ, ये नहीं कि बाहर में लोग बिलियन ऑफ डॉलर कमा रहे हैं, और ये नहीं कि वो सारे कार्य को काम कर रहा है। आम लोगों को इमेज है कि बाहर गया, जैसे यूए में चले गए, दुबई में सऊदीया में चले गए, तो वो कहते हैं मजदूर गया, मगर पाकिस्तानी दे हैव $1 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी बिज़नेस करते हो, 93 से बिज़नेस कर रहा हूँ। इस कन्वेंशन का मकसद ये था कि सबको इकट्ठा किया जाए, चाहे वो यूरोप में, चाहे अमेरिका में, चाहे जापान में, अफ्रीका में आपको तो साउथ अफ्रीका में बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो माइनिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, जो बेशुमार बिज़नेस कर रहे हैं। तो सबको इकट्ठा करने का मकसद था, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मकसद कामयाब हुआ, और बड़ा अच्छा कामयाब कन्वेंशन रहा। जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती है, अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती है, और पता चलता है कि भाई आपके अपने पाकिस्तानी क्या रोल प्ले कर रहे हैं बाहर जाकर। ओवरऑल इश्यूज, किन इश्यूज का सामना ओवरसीज को करना? सबसे ज़्यादा तो ट्रैवल का मसला होता है ना, क्योंकि अगर आप अभी कन्वेंशन का मकसद एक और बताएं कि इन्वेस्टमेंट लेके आए। इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आए? अगर आपके पास डायरेक्ट फ्लाइट ही कोई नहीं, कोई भी इन्वेस्टर है वो दूसरे मुल्क में जाएगा, 10 घंटे 5 घंटे ले ओवर टाइम स्पेंड करेगा, तो एक दफ़ा तो चला जाएगा, दूसरा कहेगा दफ़ा करो। और बेशुमार मुल्क है जहाँ डायरेक्ट फ्लाइट। सबसे ज़्यादा तो हमें PAA को रिफॉर्म करना है, जो हुकूमत कर रही है। मेरे ख्याल में सुनते तो आ रहे हैं,
अल्लाह करे जल्दी हो जाए। ऑब्वियसली आप जैसे लोग ही इस तरह के सजेशंस पुट करेंगे, इस तरह के इश्यूज हाईलाइट करेंगे तो ये जल्दी हो सकती है। नहीं हम तो ट्राई कर रहे हैं और बाहर बैठ के रोज़ाना यही करते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी का क्या काम किया जा सकता है, क्योंकि जब ओवरसीज़ में होते हैं तो वहाँ का आप कल्चर देखते हैं, वहाँ का माशरा देखते हैं कि यार ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ ख़राब है। तो जो अच्छी चीज़ें अगर आप लेके आए तो हमारा मुल्क पोटेंशियल तो बहुत है। अभी मैं देख रहा था आपकी यूथ रोड मैंने 60% यूथ है जो यानी इतना फॉरेन रिजर्व लेके आ सकते, इतना पैसा भिजवा सकती है, उसको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए ना। तो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। हमारे तो कहते हैं सिर्फ आईटी में अगर चला जाए तो जापान में 8 लाख बंदों की रिक्वायरमेंट है इस वक्त, सिर्फ जापान के अंदर। बाकी तो मुझे नहीं पता, दुनिया में बेशुमार रिक्वायरमेंट्स हैं। यूरोप बराबर है, अमेरिका में चले जाएँ, सिलिकॉन वैली में चले जाएँ, तो अगर जाने के लिए पाकिस्तानियों को लगता है क्या कहते हैं ग्रीन पासपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगे थे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप यानी अच्छे आपने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि कनाडा तो आपको पता है वो तो कहते हैं आप पढ़ के आओ मेरे पास आओ, नेशनलिटी देता हूँ आपको। तो इसमें बेशुमार मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास आएँ, और हमारे पास तो यूथ फोर्स है। सही। अच्छा, अब बहुत सारे हमारे नौजवान जो पढ़ लिख जाते हैं ना, तो उनका होता है कि बाहर ममालिक में जाकर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, और क्या ये वीज़े का हसूल और वहाँ तक पहुँचना, तो अभी भी हमें लगता है मुश्किलात बड़ी फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। मुश्किलात तो होती है, नहीं मुश्किलात तो होती है, मगर वीज़े का मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई इशू हो अगर आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़ते ही नहीं है तो कहिए मैंने बाहर जाना, पंजाबी में कहते हैं बाहर जाना कमाई से, वो कौन देगा आपको वीज़ा। बिल्कुल। अगर आपने मास्टर किया अभी किसी चीज़ में, आप यानी मास्टर करके जैसे मैं कह रहा हूँ आईटी में कह लें, इंजीनियरिंग में कह रहे हैं, डॉक्टर कर लें, किसी भी हर मुल्क कहता है कि मेरे पास तो अच्छा बंदा आए, मेरी वर्क फोर्स में अच्छे लोगों का इजाफा हो, तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। स्किल बेस्ड जो काम है उनको किस तरह से देखा जाता है, जो स्किल हमारे पर्सन स्किल वर्क नहीं, दूसरे ममालिक में उनको किस तरह से देखा जाता है, उनके लिए क्या बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी। और एक और बताऊँ, ये जो इस्लाम है कहते हैं ना मसावात, चाहे वो स्किल वर्कर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर, देर ऑल सेम। अच्छा, स्पेशली इन जापान। ग्रेट। तो ये नहीं कि ये वर्कर है, ये चाय वाला है, ये बिजनेसमैन है, ये ऑफिसर है, तो सबको एक निगाह से अगर वो अच्छा इंसान है तो सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि आपके पास 1000 अरब रुपए या आपके पास 10 रुपए नहीं है तो आप बुरे इंसान होना चाहिए हमारे माशरे में, चाहिए हमारे मजहब की तालीमात तो वो ये नहीं देखते कि ये मजदूर है। तो पाकिस्तान में देखता हूँ मीडिया पे चल रहा होता है कि 10 जवान और 1 अफसर शहीद हो गया, तो अफसर भी उसी माँ का बच्चा है, जिसके जवान भी उसी के बच्चे हैं, या 10 मजदूर बस के हादसे में जहाँ बाक हो गए, तो मजदूर इंसान नहीं है। सही बात। तो मसावात वाला सिस्टम है, तो सबको बराबर भी हो सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मजदूर है और स्किल लेबर है या ऑफिसर है। अगर वो अच्छा इंसान है तो, और स्किल वर्कर का पता तनख्वाह ज़्यादा है बाहर में, क्योंकि उसने हाथ से काम करना होता है। हाथ से काम करना होता है। सही। तो आपने जिक्र किया तनख्वाह का, तो यहाँ हमारे यहाँ जो वर्किंग आवर्स हैं बाहर के ममालिक में, तो यहाँ से लोग जाते हैं, क्या उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है, 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं अपने टाइम को सेटल करने के लिए, लाइफस्टाइल अच्छा रखने के लिए? नहीं, ये सुनी सुनाई बातें मैंने तो आज तक नहीं देखा, क्योंकि मुझे बिजनेस करते तो 33 साल हो गए, उससे पहले 1-2 साल मैंने भी काम किया, पार्ट टाइम भी काम भी किया, पढ़ा भी, तो कभी कोई डबल काम मैंने नहीं देखा आज तक कर रहा हूँ। स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ टोक्यो में या जापान में, तो वहाँ पे मैंने देखा 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे के बाद आराम से अच्छे रेस्टोरेंट बैठे खाना खा रहे होते हैं। अगर मगर हेल्थ एजुकेशन कैसे फैसिलिटीज हैं? हेल्थ एजुकेशन तो कंपल्सरी है जी। क्योंकि जब आप कोई वर्कर है तनख्वाह लेता है तो उसके अंदर से जिस कंपनी में काम करता है, जैसे हमारे पास जापानीज वर्कर्स हैं और मुल्कों के, तो उनकी जो सर्टन अमाउंट है, कह लें कि मिसाल के तौर पे अगर आपको $3000 तनख्वाह मिलती है, तो उसके अंदर से 8-10% $300 या $250 वो कट जाते हैं, वो चले जाए हेल्थ इंश्योरेंस में चले जाते हैं। तो उसमें आपकी फैमिली पूरी फैमिली पूरी करना। और जब आप रिटायर होते हैं तो वही जो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जो बच गई होती है वो आपको मिल जाती है। सही। जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हम देखें तो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए इक्वली है और सेफ एनवायरनमेंट है? सेम यानी लड़के में तो आप आजकल तो जब आप डालते हैं ना किसी के लिए कि हमें रिक्वायरमेंट, अपने आप से बता रहा हूँ आपको, तो आप यानी जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो LGBT मतलब भी आजकल आ गया, तो कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते, जब लड़का लड़की को, लड़की का भी इतना दिमाग, लड़का भी इतना दिमाग, बिल्कुल ऐसे ही है, तो देर ऑल सेम। सही। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम जब बात करते हैं ओवरसीज़ के हवाले से, वहाँ बैठे लोग जो पैसे कमा रहे होते हैं, यहाँ बैठे लोग जो कमा रहे होते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंस तो होता है।
अब बहुत सारे लोग वहां बैठ के यहाँ जायदादें खरीद लेते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं और बहुत सारे इश्यूज फिर उन्हें फेस करना पड़ते हैं। तो इन इश्यूज को कैटर करने की कोई प्लेटफॉर्म है? अगर आपके साथ धोखा आ जाए, कोई मसाइल हो, तो कम से कम आपने कभी देखा कि ओवरसीज के इश्यूज इस तरह के हल किए? जी, अभी OPF करें एज अ बोर्ड मेंबर, बोर्ड मेंबर OPF, तो हमारी सबसे प्रायोरिटी यही है अभी कि जो बाहर बैठे लोग हैं उनके मसाइल हल किए जाएं, क्योंकि उनकी जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं। ऐसे ही तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी OPF इसके ऊपर काम कर रही है। अगर किसी का भी कोई मसला है तो OPF में आए, उसका मसला हल करवाएंगे अभी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे इश्यूज हम सुनते रहते हैं ना कि ओवरसीज से उन्होंने प्लॉट लिया और इस तरह से कब्जा हो गया, कब्जा माफिया आ गया। तो उसके लिए कब्जा माफिया भी बता रहे थे मुझे MD साहब हमारे, कल हम कोई पेशावर में कोई 35 कनाल का कब्जा छुड़ा गए हैं। क्योंकि अगर आप विलिंग टू डू तो देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई थिंक क्या समझते हैं आने वाले टाइम में कितना सपोर्ट कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तान को? किस तरह पाकिस्तान के मुआशी हालात की बेहतरी के लिए इनका क्या रोल है? क्या आपको लगता है कि मैक्सिमम लोगों को दूसरे ममालिक में जाना चाहिए, पाकिस्तानियों को जाना चाहिए? जी, मैं क्योंकि मैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ पे वर्कफोर्स कम है, हमारे पास वर्कफोर्स बहुत है और अपॉर्चुनिटीज़ कम है हमारे पास। चाहे वो स्किल्ड लेबर है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो स्किल्ड है, चाहे वो हाईली एजुकेटेड है, तो उनके पास लेस अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि हर आदमी का एक गोल होता है, तो अगर वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकता तो वो कहता है यार मैं CV फलाने को भिजवाऊँ, फलाने को भिजवाऊँ। तो ऑलवेज लुकिंग फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी तो बेशुमार है, मगर वो अगर जाएँ तो लीगल तरीके से चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी रोज़ाना देखते हैं बोट के हादसे में बेचारे अगर मर गया तो वालदा तो पीछे चली गई ना कि मेरा बच्चा, जवान बच्चा गया था मेहनत के लिए। अच्छा, आई थिंक कि जो इस तरह का माफिया है ना, इसको भी कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को किरदार, ये पाकिस्तान का इमेज भी खराब करते हैं, गरीब आवाम बेचारों के पैसे भी जो हैं वो खा जाते हैं, और फिर आपका ओवरऑल इमेज किस तरह का, इसके लिए कभी कोई आवाज़ बुलंद की? जी नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे अगेन OPAM के ऊपर FIA को भी अभी साथ में इंक्लूड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी ने और सिविल बहुत सपोर्ट की है, स्पेशली इस जो सेमिनार में या कन्वेंशन में, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाएं, पैसा कमाएं मुल्क के, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, आप देख लें पूरा पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, उसमें सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख लोग ज़्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं आपको ना। उन्होंने इंडस्ट्री अपनी लगाई हुई है, सब लोग, हर एक का अलग बिजनेस होगा, कोई काम कर रहा है, कोई वर्कर है, मगर फैक्ट्री वाला मालिकान है, एंटरप्रेन्योर है, IT का बिजनेस है, वो पैसा कमा के उनसे ज़्यादा कमा के दे रहे हैं। 25 करोड़ से 1 करोड़ ज़्यादा कमा रहा है पैसा। तो अगर 1 करोड़ एक और चला जाएगा तो लाजमी बात है हमारी एक्सपोर्ट से डबल पैसा कमा के दे सकते हैं। तो मौके बहुत सारे मौके हैं। अब ये आपने देखना है कि जी आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें डिसाइड करनी है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मौके बहुत ज़्यादा हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी, जिन्होंने मुख्तलिफ स्किल्स हासिल की हैं उनके लिए भी, पर थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ती है और एक राइट वे का इंतखाब करना पड़ता है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज देखने वालों के लिए कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपका एम बड़ा होना चाहिए हमेशा, कि अगर आपका ख्वाब बड़ा है तो आप बड़ा अचीव करेंगे। अगर आपको ख्वाब छोटा है कि यार मैं छोटा घर बना लूँगा और रह लूँगा, तो आप छोटा अचीव करते हो। बड़े ख्वाबों के लिए आपको स्ट्रगल भी बड़ी करनी पड़ती है। नहीं तो स्ट्रगल लाजमी बात है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द लाइफ। मेरे ऑफिस में एक बोर्ड लिखा हुआ है, नेवर नेवर, 4 दफ़े लिखा, नेवर नेवर नेवर, देन बिग वन, गिव अप, बिकॉज नेवर 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 गिव अप, बिकॉज वंस यू गिव अप इन द लाइफ देयर इज नो मोर। तो इसलिए जिंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और हम थोड़े से जल्दबाज कौम है ना, हम कहते हैं बस ऐसे ऐसे सारा कुछ हो जाए। तो जब आप कहते हैं ना कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, तो फिर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। सब्र के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ जो काम आप करते हैं उसका नतीजा बहुत अच्छा मिलता है। तो इसके लिए सिर्फ आपको मेहनत मेहनत और मेहनत ही करनी है। तो फिर ऐसे कामयाब लोग जो हैं वो बहुत बड़ी मिसाल हैं जी आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत थैंक यू। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं जी। आज सालगिरह 26 तारीख है रहमान अली की, जीमल फातिमा की, अबिहा की सालगिरह, इसके बाद जी साकिब की सालगिरह है, अस्का अदनान की सालगिरह है, फातिमा सैफ, मोहम्मद अहमद और मुस्लिम नून के रहनुमा हैं जी शहजाद शाह साहब, जिनकी सालगिरह। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह है कल तो आप परेशान ना हो कि कल संडे है जी। आप हम मंडे वाले शो में शामिल कर लेंगे। आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें। अगर आपकी संडे और मंडे दोनों दिनों में से किसी दिन भी सालगिरह है तो इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में शामिल करके हम आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाएंगे। अच्छा जी, वीकेंड है तो वीकेंड पे अक्सर हम देखते हैं आप प्लान कर होते हैं कि अच्छा क्या किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए। तो एक्टिविटीज़ होती क्या है? आप बाहर खाना खाने चले जाएँ, मूवी देखने चले जाएँ। प्लान अगर आपका मूवी देखने का है तो हमारा सेगमेंट है जी बिग स्क्रीन। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे आज गुफ्तगू करने वाले हैं। लीच थेरेपी, जोंक के जरिए इलाज किया जाता है। अब ये तरीका इलाज है क्या? मैं हैरान ये हुई हूँ अभी जो हमने अपने गेस्ट ऑफ कैमरा गुफ्तगू की, मल्टीपल बीमारियों का इलाज इसमें मुमकिन है और बहुत ज़बरदस्त ये थेरेपी है। अब ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, हम जानेंगे अपनी मेहमान से कि बेसिकली ये थेरेपी है क्या, किन किन बीमारियों में इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। डॉक्टर सैयदा हुमैरा हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि थेरेपिस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, हैरान कुन तरीके से उन्होंने इसके हमें नताइज भी बताए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैंने आज फर्स्ट टाइम इस थेरेपी के बारे में सुना और आपने देखा होगा मैं कितनी हैरान होकर आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रही थी। क्या है ये थेरेपी? लीच थेरेपी है क्या? देखिए, ये सदियों पुराना जो है तरीका इलाज है और तमाम अंबिया से साबित है। एक्चुअली हिजामा की ही एक किस्म है ये। हिजामा जब ये कप्स, डिस्पोजेबल कप्स इन्वेंट नहीं हुए थे तब ये लीचेस से हिजामा होता था। यानी तमाम अंबिया से साबित है कि उन्होंने हिजामा करवाया और सहाबा कराम से भी साबित है कि उन्होंने जोंक से हिजामा कराया। इसको पुराने वक्तों में अगर आप कभी कोई बड़े बुजुर्ग किसी से बात हो इस मौजू पे तो यकीनन उन्होंने इसको देखा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 5000 साल पुराना तरीका इलाज है और अब दोबारा से दुनिया इसके नताइज। अच्छा, हम गुफ्तगू करते चले जाएंगे बट ये जोंक इन्होंने यहाँ पे लगा दी है तो इन्होंने दिखा दें। अभी ये आप देख सकते हैं, एक इनके हाथ पे मौजूद है। ये 2 लीचेस हैं, एक ने बाइट कर लिया है और एक अभी स्कैन कर रही है। उसको जहां भी इम्प्योर ब्लड मिलेगा वो वहां अपना जो है डंक इंजेक्ट कर देगी। इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि ये डुअल काम करती है, यानी कि अल्लाह ताला ने इसकी नेचर ऐसी बनाई है कि इम्प्योर ब्लड को सक करेगी और उसी के दौरान ये अपने जो स्लाइवा में जो यूजफुल केमिकल्स हैं उनको बॉडी में इंजेक्ट भी कर देगी। तो इसका डुअल काम है हमारे। तो अब ये बिल्कुल इनके हाथ पे प्रॉपर घूम रही है। हाँ, लेकिन ये सेकंड वाली है। फर्स्ट जो है वो आपको अगर देख सकें, आपका कैमरा दिखा सके, ये देखिए ये ब्लड सक कर रही है। ये 2 लीचेस एट अ टाइम अप्लाई हुई हैं। तो ये इस तरह से ये स्कैन करेगी। जब तक इसको नहीं कोई सही पॉइंट मिलेगा तब तक ये इंजेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी वाली को मिल गया है तो वो इस वक्त ब्लड सक कर रही है। वही जो मैंने आपको बताया कि ये काम भी कर रही है, इम्प्योर ब्लड को भी सक कर रही है और साथ अपना स्लाइवा भी इंजेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब ये इसको कितनी देर के लिए आपने अप्लाई रखना है? देखिए, इसका मिनिमम टाइम 15 to 20 मिनट्स है और मैक्सिमम 45 मिनट्स। ठीक है। सो किन किन बीमारियों में ये तरीका इलाज जो है बहुत ज़्यादा मुस्तनद है? बड़ी से बड़ी बीमारी, क्योंकि प्रॉब्लम बीमारी एक्चुअली ब्लड में होती है। ब्लड थिक होने से 99% प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये एक्चुअली क्या करती है, इसके स्लाइवा में नेचुरल ब्लड थिनर है। तो जो बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं, कैंसर में जो थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, ये उनको तोड़ती है। डायबिटीज़ में क्या हो रहा होता है, शुगर की वजह से ब्लड थिक हो रहा होता है, इसी वजह से उनको गैंग्रीन की और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं शुगर पेशेंट्स को। तो ये नेचुरल ब्लड थिनर है। इसके स्लाइवा में अल्लाह ताला ने ऐसा केमिकल रखा है कि ब्लड को थिन कर देती है। जब थिन होता है तो सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, बीमारी रिवर्स तो इसके क्या सेशंस आपको रिपीट करने पड़ते हैं? एग्जैक्टली, जैसे और ट्रीटमेंट्स टाइम लेते हैं ऐसे ये भी टाइम टेकिंग है। जितनी क्रॉनिक या जितनी एक्यूट होगी डिजीज उस पर डिपेंड करता है। एक टाइम पे एक सेशन में कितना ब्लड ये सक कर लेती हैं? तो ये जो छोटी वाली है तो 5 मिलीलीटर और जो बड़े साइज की होती है वो 15 मिलीलीटर। कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। हमने एक वक्त में 25 लीचेस भी अप्लाई किए हैं एक पेशेंट को। जी, अब जिनका HB जो है वो 16 को भी क्रॉस कर रहा है, इतना ज़्यादा थिक हो रहा है, प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
तो उनको तो डेफिनेटली लगानी पड़ेंगी ना, ताकि उनका ब्लड थिन हो और सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। ठीक हो गया। मुझे ये बता दें कि आजकल जो हम देखते हैं ना, नॉर्मली लोगों को एंग्जाइटी, सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जो आम प्रॉब्लम है, क्या ये उसके लिए भी इफेक्टिव है? बिल्कुल, क्योंकि इसका स्लाइवा जो है वो स्टिकी है। क्या आजकल आप सुन रहे हैं कि जी घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, यही एक अल्फाज मुझे सुनने को मिल रहे हैं हर पेशेंट के मुंह से कि जी हमारे घुटनों में डॉक्टर कह रहे हैं आपको नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके स्लाइवा में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी है कि वो दोबारा से उसे पैदा कर सकती है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई ऐसे अभी आपने हाथ का इंतखाब किया, इसको किधर किधर हम बॉडी के किसी भी पार्ट पे हम हेड टू टो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हमें खास पॉइंट्स सिखाए गए हैं जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम केस हिस्ट्री कुछ खास पॉइंट बता दें जहां पे आप ज्यादा पेशेंट्स को जो है वो कर लेते हैं, जो आसान। ये जो सुन्नत पॉइंट है जहां हम हिजामा करते हैं, C7 सर्वाइकल 7, यहाँ बहुत इफेक्टिव है, पूरी बॉडी को फायदा मिलता है क्योंकि हदीस के अकॉर्डिंग 70 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है इस पॉइंट में। और इसके अलावा ये LI4 ऑक्यूपंक्चर को, प्रेशर पॉइंट को अगर आप स्टडी करें तो आपको पता लगे कि इसमें कई बीमारियों का इलाज है। इसमें इवन डिप्रेशन, एंजाइटी तक का इलाज है। अच्छा। तो यहाँ भी हम बहुत अप्लाई करते हैं, हेड पे बहुत अप्लाई करते हैं। ये वाला पॉइंट भी सुन्नत पॉइंट है, या फूक का पॉइंट कहते हैं इसको हिजामा में, तो यहाँ भी हम लीच अप्लाई करते हैं अक्सर। ठीक है, ठीक है। और मुझे ये बता दें इसको कितनी देर के लिए आपने रखना है? मैंने आपको बताया ना कि ये खुद भी बाज दफ़ा 15 to 20 मिनट्स में छोड़ देती है। ठीक है। लेकिन अगर ना छोड़े तो 45 मिनट्स में हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया। और किन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है? जिनका प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम होता है, ऑब्वियसली उनका तो पहले से ही ब्लड थिन है, तो इसका तो काम ही ब्लड को थिन करना है। तो फिर अगर ये बाइट करेगी तो ब्लड को स्टॉप करना थोड़ा मसला बनेगा। अच्छा, अब देखने में ये लग रहा है कि बस आपने लीच आव रखी और ये अपना काम करती है, तो ये कोई भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं अक्सर पेशेंट्स के मुंह से सुनती हूँ कि जी लीचेस तो हमें अक्सर जगह नजर आती हैं, बारिश में, गमलों में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जहरीली लीचेस होती हैं। अच्छा। ये बाकायदा फार्मिंग होती है, इन्हें इंपोर्ट किया जाता है। जिस तरह फिश फार्मिंग होती है, ऐसे मेडिसिनल लीचेस की फार्मिंग होती है। ये खास लीचेस हैं। अच्छा, तो इनको अभी कुछ फील नहीं हो रहा हाथ पे? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। उनको माइक नहीं ना, इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नॉर्मली अगर बिल्कुल देखें, इतना सा फील होता है जैसे आपने कभी अपनी शुगर चेक कराई हो, तो जो आपको वो पेन फील होता है नीडल के जरा सा इंजेक्ट, बस उतना फील होता है। कुछ अब मेरी तरह लोग खौफजदा भी होते हैं ना, जैसे मुझे डर लग रहा है, तो ऐसे मूव करिए हाथ पे, तो मैं एक्चुअली मैं खुद इन चीजों से डर जाती हूँ। तो वो उन लोगों के लिए कि ये बाइट करे तो कुछ ऐसे फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल 30 सेकेंड्स के बाद वो सेंसेशन, डंग आप कह रही हैं इंजेक्ट करना, तो वो एक खौफ की अलामत बन जाता है। मैं बता रही हूँ 30 सेकेंड्स या विद इन अ मिनट वो पेन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके स्लाइवा में एक नेचुरल एनेस्थीसिया रखा है कि जब ये इंजेक्ट करती है तो वो एरिया ही पूरा सुन्न हो जाता है। तो आपको कोई पेन, चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखें जी कितनी मल्टीपल बीमारियों का इलाज इस चौंक में रखा गया है। तो वो लोग जो कि परेशान रहते हैं, जो मुख्तलिफ तरीके इलाज से फिर भी उनको जो है रिलीफ नहीं मिलता, तो ये तरीका इलाज आप करके देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।